कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आप आगे बढ़ें। हमारी हमेशा आपके साथ यही मनोकामना रहेगी। और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, आप ये भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और आप लोग प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते हो और कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ये सब चीजें हमसे शेयर करें आप, और आप आगे बढ़े और कंटिन्यूटी के साथ बढ़े। ठीक है, चलिए, मैं आपका अपना टीचर रुचेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 7 भाग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का टेस्ट लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए कितने कंटिन्यूटी के साथ प्रति शनिवार आपको टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि हमारा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो वही हम आप लोगों को एवरी सैटरडे 20 नंबर का टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप लोग अपने को ये देख सके कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, क्या कंडीशन है हमारी तैयारी की। चलिए, टेस्ट नंबर 07। इससे पहले आपके 6 टेस्ट हो चुके हैं, आप वो प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज का आपका जो टेस्ट नंबर है वो है आपका 7। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम माता पिता के बच्चे। क्वेश्चन बस इतना ही है कि जो मुस्लिम माता पिता है उसके बच्चे दंड प्रक्रिया संहिता में से शासित नहीं, बी भरण पोषण के हकदार है, सी धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं, डी है कोई नहीं। बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमारा है मुस्लिम माता पिता के बच्चे भरण पोषण के हकदार है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम माता पिता के बच्चे जो है वो भी भरण पोषण के हकदार होते हैं, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वहन के लिए मासिक भत्ते की रूप में दी जाने वाली अधिकतम राशि क्या है। मतलब यह है फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में जो है मासिक भत्ते की बात करी गई है। ठीक है, जो कौन देता है, दंडाधिकारी। तो उसमें कहा गया है कि उसकी अधिकतम राशि कितनी हो सकती है। 1000, 500, 2000, कोई सीमा नहीं। बताइए मासिक वेतन भत्ते की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है। इसकी जो है कोई सीमा नहीं है। वो होता है कि जो फर्स्ट पार्टी है जिससे भत्ता लिया जाना है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, क्या उसकी कंडीशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, 1900 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है। मतलब किस धारा के तहत मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है। कौन सी धारा है वो? एक धारा 125, धारा 126, धारा 127 और धारा 128। बताइए किस धारा के तहत इसमें बदलाव किया जा सकता है। धारा 127 के तहत जो भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले जो मासिक भत्ते हैं उनमें अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है, धारा 127 के तहत। आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 125 के तहत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, किसी व्यक्ति को मासिक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने हेतु आदेशित कर सकता है। प्रदान कर लो आप इसे। ठीक है, प्रदान करने हेतु
आदेशित कर सकता है, मतलब आदेश दे सकता है। धारा 125 के तहत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को मासिक भरण पोषण, ठीक है, भत्ता प्रदान करने हेतु तो आदेश कर सकता है। ए प्रथम वर्ग श्रेणी का किसे आदेश दे सकता है, किसके लिए? विवाहित पुत्री हेतु जो वयस्क हो चुकी हो, विवाहित पुत्री हेतु जो वयस्क हो चुकी हो। बी है भाई बहन हेतु, सी है पिता हेतु, डी है बहन हेतु। बताइए इसका आंसर क्या है? यह है पिता हेतु। प्रथम वर्ग श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वो पिता के लिए भरण पोषण भत्ता देने के आदेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 145 के अधीन, याद रखना धारा 145 के अधीन अस्थावर संपत्ति, अस्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस पर्सन का निर्णय कर सकता है? धारा 145 के अधीन जो अस्थावर संपत्ति होती है उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो तो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस पर्सन का निर्णय कर सकता है? बताइए। ए कब्जा और हक का, बी वास्तविक कब्जे का, सी हक का, डी सभी। बताइए। ये जो है आपका वास्तविक कब्जे के लिए आदेश कर सकता है। किसका वास्तविक कब्जे है? क्वेश्चन नंबर 6, धारा 145 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही निम्न में किसकी रिपोर्ट पर की जा सकती है? कार्यवाही निम्न में किसकी रिपोर्ट पर की जा सकती है? ए न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी। बताइए। धारा 145 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही निम्न में किसकी रिपोर्ट पर की जा सकती है? बताइए किसकी रिपोर्ट पर की जा सकती है कार्यवाही? ए न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी। ये जो कार्रवाई की जा सकती है ये पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 145 के अधीन संज्ञेय अपराध, याद रखना, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। मतलब प्रथम धारा 145 ये कहती है कि संज्ञेय अगर कोई अपराध है और उसे सूचना मिलने पर पुलिस जो अधिकारी है, चाहे वो एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, कुछ भी हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। तो ये किस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बात कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बात कही थी? ललित कुमारी बनाम यूपी राज्य केस, बी है कल्याण सिंह बनाम यूपी राज्य, सी है नरेंद्र बनाम राजस्थान राज्य। बताइए किस केस में यह बात कही थी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य हैं? धारा 145 के अधीन संज्ञेय अपराध में। बताए। ये जो है आपका, ये जो फाइनल किया था उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ललित कुमारी बनाम यूपी राज्य केस था, उसमें कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए, क्या इस पे विचार करना है? देखिएगा। ए ऑप्शन है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। मतलब प्रथम जो सूचना रिपोर्ट होती है वो ये कहता है क्वेश्चन कि वो सिर्फ एक नाम मात्र है, वो ये है कि एक इंफॉर्मेशन है कि कोई अपराध हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। पहला ऑप्शन है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। दूसरा है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। तो कौन सा सही है? केवल ए सही है, केवल बी सही है।
तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो केवल ए सही होगा। ये जो है ये सूचना मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1973 की धारा 164 के अधीन बलात्कार की किसी भी पीड़ित को ऐसे अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के अंदर परीक्षण के लिए किसी पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सा के पास भेजना होगा। मतलब अगर धारा 164 के अधीन किसी का बलात्कार हुआ तो पीड़ित को कितने घंटे के अंदर प्रथम स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने के लिए भेजना होगा? 6 घंटों के अंदर, 12 घंटों के, 24 घंटों के, 36 घंटों के? बताइए। 6, 12, 24, 36। इसका जो हमारा आंसर है वो है सी, 24 घंटों के अंदर उसे जांच करवाने के लिए भेजना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है विचारण के समय, मतलब जब वो उस पर विचार कर रहा हो केस पे, जांच के समय, अन्वेषण के समय, जांच के दौरान, उपरोक्त सभी। बताइए कब वो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है? किस दौरान? विचार, जांच, अन्वेषण। इसका आंसर है हमारा सी, अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के समय या दौरान। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधान पूर्ण करने पर थाने का भार साधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रेषित करता है। तो बताइए आप लोग, अनुसंधान पूर्ण करने पर थाने का भार साधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रेषित करता है, मतलब किसे भेजेगा? सत्र न्यायालय को, बी है अपराध के संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, सी है ए और बी दोनों को, डी है कोई नहीं। बताओ किसे भेजेगा? धारा 173(2) के अधीन वो भेजेगा अपराध के संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, अपराध के संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 12, जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट किसे करेगा? जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या करी है, वह तुरंत रिपोर्ट किसे करेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, सभी को? बताइए किसे करेगा वो इसकी जो रिपोर्ट करेगा वो करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 13, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में है? दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध, अगर कोई अपराध होता है तो उसके अभियोजन के संबंध में है? 198, 199, 197? बताइए। विवाह के विरुद्ध अपराध के जो अभियोजन के संबंध में धारा 198 है, तो हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21, याद रखना अध्याय 21, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो अध्याय 21 है के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की, किसी की संस्था की मानहानि की गई है तो अध्याय 21 के अंतर्गत तो उसका अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। किसके द्वारा? पुलिस रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, न्यायालय द्वारा स्वतः, सभी प्रकार से, मतलब सभी का मतलब इन तीनों के द्वारा। तो बताइए किसके अंतर्गत? दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है।
पुलिस रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, न्यायालय द्वारा स्वतः, सभी प्रकार से। इसका आंसर हो जाएगा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर। ठीक है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक आवेदन अंतर्गत धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रस्तुत हुआ, जो कि स्वीकृति किया गया, तब अभियुक्त को, याद रखना, एक आवेदन के अंतर्गत धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत हुआ, ठीक, जो कि स्वीकृति किया गया, तब अभियुक्त को, ये ऑप्शन छोड़ दिया जाएगा, बी उन्मोचित कर दिया जाएगा, सी दोष सिद्ध किया जाएगा, डी दोष मुक्त किया जाएगा। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोष मुक्त किया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा उसे, बरी कर दिया जाएगा उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है, शपथ पत्र पर कब लिया जा सकता है अभियुक्त का बयान? ए, विधि का सही वक्तव्य नहीं है, अगर उसमें जो विधि है, जो लीगल कानून है, उसका सही तरीके से व्याख्या नहीं की गई है, तब। बी ऑप्शन है धारा 315 के अंतर्गत, सी है धारा 313 के अंतर्गत। तो बताइए, इसमें है धारा 315 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, 1973 के अंतर्गत सौदा अभिभाग के लिए निम्न में कौन आवेदन कर सकता है? सौदा अभिभाग के लिए कौन आवेदन कर सकता है? लोक अभियोजक, बी अन्वेषण अधिकारी, सी अभियुक्त, डी कोई नहीं। बताइए कौन कर सकता है? इसमें कर सकता है अभियुक्त, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1973 की किस धारा में साक्षी की भावभंगिमा के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है? भावभंगिमा के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है, बताइएगा। 1973 की किस धारा में साक्षी की भावभंगिमा के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है? ए धारा 288, धारा 280, 278, धारा 270। बताइए किसमें है प्रावधान? ये प्रावधान है आपका धारा 280 में, बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, 1973 की धारा 306 के तहत सह अपराधी को समाधान नहीं कर सकता। अगर किसी ने किसी अपराध में किसी का सहयोग किया है, कौन उसे समाधान नहीं कर सकता? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए धारा 306। ये नहीं कर सकता कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये समाधान नहीं कर सकता। बाकी ये महानगर भी मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी साक्षी के रूप में सम्मान करने का विवेकाधिकार है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी साक्षी के रूप में सम्मान करने का विवेकाधिकार है? धारा 311, बी धारा 319, धारा 311, धारा 310, धारा 313। बताइए दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी साक्षी के रूप में सम्मान करने का विवेकाधिकार है? बताओ। धारा 311। तो ये थे दोस्तों आज के हमारा टेस्ट क्विज, जो हमने आपको 20 नंबर का टेस्ट कराया है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सबके एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएसजे दीजिए, एसजेएस दीजिए, एडीजे दीजिए
और आप एपीओ दीजिए। सब एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और पढ़े बार बार और लिखे इसे टेस्ट को आप, तो आप देखना फिर कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका इससे क्वेश्चन सही राइट होगा एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े और आगे बढ़े। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे हम आप लोगों को शनिवार में कंटिन्यू टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हमें आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़।